Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain previous year question paper of MTS examination, and it is set 18 that I am going to explain. You know, we have already explained 17 sets of MTS examination 2017. So, let's get started. Question number 1 is Wednesday, a working day, may proved to be troublesome, tough, as thousands hit the road. इस सेंटेंस में डबल मिस्टेक है, दो तरह का एरर है यहां पर। एक कि मे एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू ये मॉडल्स हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है, तो मे प्रूव्ड के जगह पर मे प्रूव होगा। टू बी ट्रबलसम, टफ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो दो तरह के यूज आप देख रहे हैं, ट्रबलसम, टफ, ऐसा हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव हैं। यदि दो एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हों तो या तो दोनों एडजेक्टिव के बीच एक कनेक्टर चाहिए, नहीं तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना होगा। यह जो यूज आप देख रहे हैं ट्रबलसम, टफ, इसमें ट्रबलसम के एडवर्ब को बनाने की जरूरत नहीं है और कोई सेंस भी नहीं निकलेगा, इसलिए यहां हमें एंड को ऐड करना होगा कि ट्रबलसम एंड टफ, यानी कष्टदायक और कठिन। तो दो तरह की गलती, दो तरह का एरर यहां दिया गया है। मे के बाद प्रूव्ड नहीं होगा, प्रूव होगा और आंसर बी होगा। अगर हम एंड को इस पार्ट में मान ले तो आंसर बी ही होगा, और नहीं तो सी भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप बी ही मान लें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, चाइना इज ऑल्सो अ बायर ऑफ अमेरिकन क्रूड ऑयल हु हैज बीन एक्सपोर्टेड। क्वेश्चन में जिसकी चर्चा हो रही है वह अमेरिकन क्रूड ऑयल है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हमें ध्यान रखना होता है कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ हो। यह भी एक रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एंटीसीडेंट के ठीक बाद में करते हैं। अब अमेरिकन क्रूड ऑयल, अच्छा, यहां जो एरर है वो पोजीशनिंग को लेकर के नहीं है, यहां पर इनकरेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले मुझे लगा कि पोजीशनिंग का प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम पोजीशन का नहीं है, प्रॉब्लम है इनकरेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। चर्चा किसकी हो रही है? तो अमेरिकन क्रूड ऑयल की, जो कि एक थिंग है और किसी भी थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं लग सकता। थिंग के लिए हम या तो व्हिच का प्रयोग करते हैं या दैट का, और इन्हें भी क्लियर करने के लिए हाँ, यहाँ व्हिच भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, तो आंसर बी होगा। नो 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 नो, सी होगा, आंसर सी होगा, आंसर बी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर सी होगा क्योंकि जो एरर का पार्ट है वह सी में है। हु के जगह पर हमें व्हिच या दैट का यूज करना होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सिक्योरिटी गार्ड प्रिवेंटेड अस डैश एंटरिंग द होटल। यहां पर हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन फील करना है। ए में फ्रॉम है, बी में अगेंस्ट है, सी में फॉर है और डी में ऑन है। प्रिवेंट, प्रोहिबिट, इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट और फ्रॉम का यूज होता है। रोकना, मना करना अर्थ होता है प्रिवेंट का, सिनोनिम इसका प्रोहिबिट होता है। दोनों के बाद ही हम फ्रॉम का यूज करते हैं, इसलिए 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन इज डैश टॉल एज हिज एल्डर ब्रदर रोहित। यहां दो लोगों में तुलना की जा रही है और दोनों को बराबर बताया जा रहा है, यानी वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव यूज होता है उसके पहले और बाद में एज या सो एज का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो
तो हम एज एडजेक्टिव वन एज का यूज करते हैं। नेगेटिव हो तो बेहतर होता है कि सो एडजेक्टिव वन एज का यूज कर लें, या एज एडजेक्टिव वन एज भी सही होता है। तो यहाँ एज आप डी में देख रहे हैं, इसलिए 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लैमेंट का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में इनलाइटन है, बी में चैटर है, सी में मॉर्न है और डी में रिजॉइस है। लैमेंट मीन्स होता है विलाप करना, विलाप करना, रोना, अपना दुखड़ा सुनाना, किसी को अपनी तकलीफें बताना लैमेंट है। इनलाइटन प्रकाशमय करना, दोनों तरह के प्रकाश के लिए इसका यूज करते हैं। प्रकाश सामान्य भौतिक प्रकाश और वह प्रकाश जो हमें ज्ञान दे, उसके लिए भी हम इनलाइटन का प्रयोग करते हैं। आपने दिव्य ज्ञान अलौकिक ज्ञान के लिए पढ़ा होगा कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान का अंग्रेजी इनलाइटनमेंट ही होता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान के लिए हम इनलाइटनमेंट का यूज करते हैं, नॉलेज का नहीं। दोनों ऑप्शन में हो ना तो इनलाइटनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई ना हो अब एक ही नॉलेज हो तब तो वो हो ही जाएगा। चैटर, चैटर मीन्स होता है बकबक करना, बेवजह लंबे समय तक बोलते रहना, बकबक करना, यानी अननेसेसरी टॉक, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी बोलते जा रहे हैं, बकबक करते जा रहे हैं, उसे चैटर कहते हैं। इसी चैटर का एक और अर्थ होता है दांत कटकटाना, दांत कटकटाना, ठंड के मारे दांत लोग कटकटाते हैं, वहां भी चैटर का यूज होता है। मौन, शोक मनाना, मौन शोक मनाना, मौन का सिनोनिम मौन होता है और बेमौन होता है। रिजॉइस आनंद लेना, इसका सिनोनिम सेलिब्रेट भी होता है और एंजॉय भी होता है, एंजॉय। तो लैमेंट विलाप करना, दुखड़ा सुनाना, इसका सिनोनिम कौन होगा इसमें, तो मौन होगा। हालांकि अंतर है, मौन सिर्फ शोक के लिए यूज होता है जबकि लैमेंट शोक के लिए भी यूज होता है। और सामान्य तौर पर अगर हम किसी भी तरह का दुखड़ा सुना रहे हैं तो लैमेंट है। बट मौन किसी के मृत्यु के उपरांत या कोई बहुत बड़ी घटना होने के उपरांत जो शोक मनाया जाता है उसे हम मौन कहते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रमाणिक, इसका हिंदी मीनिंग असली भी होता है। आप कमेंट करके ऑथेंटिक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दें, जल्दी कमेंट में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दें ऑथेंटिक का। प्रमाणिक और असली, सर्टेन निश्चित, सर्टेन खास, ड्यूबियस संदिग्ध, ड्यूबियस दोहरा, आई डोंट लाइक हिज ड्यूबियस कैरेक्टर, मुझे उसका दोहरा चरित्र पसंद नहीं आता। ब्रेव बहादुर, र्यूड असभ्य। शब्द है ऑथेंटिक, आपको बताना है इसका सिनोनिम। अब ड्यूबियस, ब्रेव और र्यूड आप दे नहीं सकते, सर्टेन देंगे। सर्टेन कई मामलों में जब हम यूज करते हैं तो इट इज श्योर एंड सर्टेन, यानी यह बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल निश्चित है यह होगा। एंड इट इज सर्टेन, इट मीन्स इट इज ऑथेंटिक, यह प्रमाणिक है, यह असली है। तो इसलिए 6 का आंसर आप ए सेलेक्ट करेंगे। मैंने पूछा ऑथेंटिक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दें, तो यह होगा ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है इरेडिकेट और इसका भी सिनोनिम बताना है। ए में अनसिविल है, बी में अपरूट है, सी में कल्टीवेट है और डी में इन एक्शन है, अपरूट। पिछले क्लासेस में मैंने आपको
अपरूट का सिनोनिम बताया है, आप जल्दी से कमेंट कर दें। इरेडिकेट, उन्मूलन करना, इरेडिकेट उन्मूलन करना। इनएक्शन, निष्क्रियता, इनएक्टिविटी। कल्टीवेट, कल्टीवेट कृषि करना। अपरूट, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ मूल से नाश करना। और अनसिविल, असाधारण, अनसिविल का और भी सेंस में यूज होता है। तो शब्द है इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स होता है उन्मूलन करना। एबोलिश, उन्मूलन करना। एलिमिनेट, उन्मूलन करना। रूट आउट, उन्मूलन करना। और अपरूट, उन्मूलन करना। तो अपरूट के ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे। इरेडिकेट होगा, एबॉलिश होगा, एलिमिनेट होगा और रूट आउट होगा। यानी 7 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको अपोजिट वर्ड बताना है 8 to 10 में। शब्द है बिट्रेयल। बिट्रेयल शब्द का रूट वर्ड आप लोग कमेंट करके बता दें। बिट्रेयल शब्द किस शब्द से बना है, जल्दी कमेंट करें। ब्लफ, ब्लफ मीन्स होता है धोखा। स्टैंड बाई, मदद या समर्थन नाउन के रूप में। ऐसे यह फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होता है। तो समर्थन देना, मदद करना के सपोर्ट में बने रहना स्टैंड बाई होता है। डिसीव वर्ब है, धोखा देना, धोखा देना। ट्रिकी, हम बोलते हैं कि सिचुएशन बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी सिचुएशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो आपको भ्रम में डालने वाला है। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यानी वो सिचुएशन ट्रिकी है। और अब है बिट्रेयल। बिट्रेयल मीन्स होता है विश्वासघात। बिट्रेयल शब्द का अर्थ होता है विश्वासघात। और मैंने पूछा यह किससे बना है, तो यह बिट्रे से बना है। बिट्रे, बिट्रे मीन्स धोखा देना, विश्वासघात करना। बिट्रे मीन्स धोखा देना, विश्वासघात करना। तो 8 का आंसर बी होगा। 8 का आंसर बी होगा। नहीं, रुक जाइए, हमें तो बताना है अपोजिट वर्ड, और गलती से मैंने यहां आपको बता दिया सिनोनिम। यह इसका सिनोनिम है, हमें एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम सी होगा, यानी आंसर आप सी को मानेंगे, क्योंकि विश्वासघात करने वाला आपके साथ खड़ा नहीं रहता। स्टैंड बाई आपके साथ होता है, स्टैंड अगेंस्ट आपके विरुद्ध होता है। तो बिट्रेयल के लिए स्टैंड बाई अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ब्लफ, बिट्रेयल और ये डिसीव ये सिनोनिम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शब्द है ग्रेसस। ग्रेसस मीन्स होता है कृपालु। गॉड इज ग्रेसस, ईश्वर कृपालु है, दयावान है। कृपालु या दयावान, काइंड, कृपालु दयावान सिनोनिम हो जाएगा। बिनाइन, शुभ। बिनाइन का दूसरा अर्थ होता है पीड़ा रहित। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है ए वुंड दैट डजंट इन्फ्लिक्ट पेन, वह घाव जो पीड़ा न दे। अ पेनलेस वुंड, तो उसे हम बिनाइन कहते हैं। वह घाव जो पीड़ा रहित हो वह बिनाइन है। और योर बिनाइन प्रेजेंस, आपकी शुभ उपस्थिति। सिविल, साधारण।
मिजरेबल कष्टदायक, मिजरेबल दयनीय, मिजरेबल का सिनोनिम पीटीएबल होता है और क्रिटिकल होता है, पेनफुल भी हो जाएगा। तो ग्रेसस का हमें एंटोनिम बताना है। तो ग्रेसस का एंटोनिम यहां जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इनके अनुसार डी होगा, मिजरेबल। 10 में वर्ड है लैविश। लैविश का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ए में वाइल्ड है, बी में स्कार्स है, सी में पॉश है और डी में लिबरल है। तो लैविश मीन्स होता है विपुल, यह एडजेक्टिव है। विपुल क्या है? तो विपुल प्रचुर का पर्यायवाची शब्द है, प्रचुर। लैविश मीन्स उत्कृष्ट भी होता है, लैविश मीन्स बहुत महंगा भी होता है, बहुत ऊंचे दर्जे का भी होता है। वाइल्ड, वाइल्ड जंगली, स्कार्स अल्प, पॉश आपने सुना होगा कि वह इलाका पॉश है। अब हिंदी में इसे क्या कहें? कुलीन, यानी जहां पर काफी अमीर लोग, रईस लोग रहते हैं, उस एरिया को पॉश एरिया कहते हैं। लिबरल उदार। तो लैविश प्रचुर, एंटोनिम स्कार्स होगा क्योंकि स्कार्स मीन्स होता है अल्प, थोड़ा, और स्कार्स का सिनोनिम होता है मीगर। स्कार्स का सिनोनिम होता है मीगर। क्वेश्चन नंबर 11, थ्रू थिक एंड थीन। ओ इडियम एंड फ्रेज है। मैं इतना देर रुका यह सोच करके कि यह अरेंजमेंट आ गया। इडियम एंड फ्रेज। थ्रू थिक एंड थीन का अर्थ होता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति। कैसे लिखते हैं भाई? बड़ी अब जो हो आप लोग लिख लेंगे। हर परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। 11 का आंसर ए होगा, हर परिस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 12, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स होता है सुन कर महटिया देना, देख कर महटिया देना, यानी अनदेखा करना, देख कर न देखने का बहाना बनाना। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई होता है। नॉट एबल टू सी नहीं होगा। फीलिंग डीजी। डीजी, डीजी मीन्स होता है चक्कर जैसा, जैसे सिर का घूम जाना, डीजी है। प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, जी हाँ आंसर सी होगा। टर्न ए ब्लाइंड आई का अर्थ होता है महटियाना। 12 का आंसर सी होगा। 13, ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग फॉर लंच। एज वेल एज के पहले राम है तो मेन सब्जेक्ट यही होगा। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, टुगेदर विथ, along with या किसी अन्य prepositional फ्रेज या preposition, एडवर्बियल फ्रेज etc. से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग उनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। राम है इसलिए आर के जगह पर इज होगा, यानी 13 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, either the teacher or the students has gone to eat lunch।
यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग नियरेस्ट सब्जेक्ट अर्थात सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो और के बाद देख लें, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए हैज नहीं होगा, हैज के जगह पर हैव होगा, यानी आंसर 14 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहां हेडिंग ये गलत कर दिए, ध्यान नहीं देते हैं शुभम कुमार। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, ये हेडिंग छोड़ दी और यहां आ गया क्या, वन वर्ड, हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, स्कैल्प के ऊपर हेयर ना होना, बाल ना होना। तो बैबल, बैबल मीन्स भी होता है बकबक करना, बकवास करना, बैबल। बोगस, बोगस नहीं, लोग बोलते हैं कि वोट बोगस हो गया, यानी वो गड़बड़ हो गया, न इधर का हुआ न उधर का हुआ, न पक्ष में न विपक्ष में, बोगस। मिथ्या लिखना, मिथ्या भी नहीं लिख सकते, छोड़ दीजिए। बॉगल, बॉगल मीन्स हिचकिचाना, बॉगल मीन्स हिचकिचाना, इसका सिनोनिम हेजिटेट होता है। बाल्ड मीन्स गंजा, तो जिसके खोपड़ी पर बाल ना हो उसे हम बाल्ड कहते हैं, गंजा, यानी 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स, ए में पेडोफाइल, बी में इलेक्ट्रोफाइल, सी में बिब्लियोफाइल और डी में फूडोफाइल। लवर ऑफ बुक्स यानी पुस्तक प्रेमी, तो पेडोफाइल मीन्स होता है लवर ऑफ, लवर ऑफ चिल्ड्रन, लवर ऑफ चिल्ड्रन। इलेक्ट्रोफाइल, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स एंड फूडोफाइल, लवर ऑफ वैरायटी ऑफ फूड। तो 16 का आंसर सी होगा 17। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। शब्द है अलजेब्रा, 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 आंसर बी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंस। आप सभी डिफरेंस तो बताएं ही, साथ ही डिफरेंस का एडजेक्टिव बना दें। डिफरेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। डिफरेंस, आंसर ए होगा। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर और भिन्नता। और अब आप जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट करें। डिफरेंस का एडजेक्टिव क्या होगा? जी हां, इसका एडजेक्टिव होगा डिफरेंट। डिफरेंस का एडजेक्टिव डिफरेंट होता है। 18 का ये होगा, 19 आपके सामने। और अरेंज करें पार्ट्स को। जो क्वेश्चन आपके सामने है वो अरेंजमेंट है। आप जम्बल्ड पार्ट्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दें। द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थ के रीढ़ की हड्डी, यानी एक यहां होगा द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, यानी कृषि जो है, ग्रामीण इकोनॉमी गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था या अर्थ के लिए रीढ़ की हड्डी है। विच ऑल्सो प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करती है उन्हें सस्टेनेंस टू ओवर हाफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, उन्हें तो सस्टेनेंस प्रोवाइड करती ही है, साथ साथ आधी जनसंख्या को भरण पोषण देने का काम
एग्रीकल्चर के द्वारा होता है। तो RQP आंसर सी में है। सस्टेनेंस का सिनोनिम मेंटेनेंस होता है और यह हिंदी में भरण पोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज करके कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 when we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster। ये तो लाइन से मैच कर रहा है, क्योंकि वी के साथ हम नीड्स लिख नहीं सकते, व्हेन वी एक क्वेश्चन लिख नहीं सकते, यानी हम पी से ही शुरू करेंगे। तो व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, जब हम शिक्षा में निवेश की बात करते हैं तब क्या होता है, तो एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है एज टू की व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी गिवन टू द यंगस्टर, कि यंगस्टर को किस तरह के शिक्षा को देने की जरूरत है, यानी PQR आपका आंसर होगा। तो 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्लोज टेस्ट है। 21 to 25 क्लोज टेस्ट है और चर्चा एंटरटेनमेंट की हो रही है। एंटरटेनमेंट एम्प्लाइज, यानी एंटरटेनमेंट मीन्स, एम्प्लाइज का सिनोनिम होता है मीन्स। रेफर्स टू भी कह सकते हैं, डिनोट्स भी कह सकते हैं, आप शोज भी कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब है नन पार्टिसिपेशन बाय द डैश। एंटरटेनमेंट का सिनोनिम अम्यूजमेंट होता है, रिक्रिएशन होता है। तो एंटरटेनमेंट इंप्लाई करता है किस चीज को, तो नन पार्टिसिपेशन, किसके द्वारा, किसकी भागीदारी न हो एंटरटेनमेंट में, लिसनर्स की। भाई जो लिसन करता है उसकी तो भागीदारी उसमें होती है और वह भी मजा लेता है, लिसन करने वाला ही तो मजा लेता है। परफॉर्म का तो कोई यहां मीनिंग नहीं है। आर्टिस्ट तो परफॉर्म करेगा तो वो तो मजा लेगा ही, परफॉर्मर भी वही चीज है। एक भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है, यहां नहीं दिया जा सकता कोई भी ऑप्शन, गलत ऑप्शंस हैं। एंटरटेनमेंट एम्प्लाइज नन पार्टिसिपेशन बाय द डैश, सारे ऑप्शंस यहां गलत हैं, इसलिए बिना किसी को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़िए। अ फुटबॉल मैच मे बी एंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के लिए एक फुटबॉल मैच एंटरटेनमेंट हो सकता है। मैंने कहा पहले कि लिसनर्स, हियरर्स, लुकर्स, स्पेक्टेटर्स, इनके लिए तो एंटरटेनमेंट होता है। आप खुद के मनोरंजन के लिए मोबाइल में तरह तरह की चीजें देखते हैं, टीवी देखते हैं, आप कुछ खेलते हैं, खेलते हुए लोगों को देखते हैं, तो इसलिए देखने वाला, खेलने वाला, ये दोनों एक दूसरे को उस खेल के माध्यम से या उस कार्यक्रम के माध्यम से एंटरटेन करते हैं। तो फुटबॉल मैच में भी एंटरटेनमेंट टू द स्पेक्टेटर्स, बट, अब यहाँ बट कंजंक्शन, विरोधाभासी कंजंक्शन, यानी एंटरटेनमेंट के अब अपोजिट चलना होगा। बट इट इज ए डैश टू द प्लेयर्स, लेकिन यह प्लेयर्स के लिए डैश होता है। स्पेक्टेटर्स के लिए तो अम्यूजमेंट है, रिक्रिएशन है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन जो उसको कर रहा है ना, उसके लिए वह डैश होता है। तो इजे बोर नहीं होगा, बोर तो वर्ब है, ए के बाद कैसे आ सकता है यह, इसका अर्थ होता है ऊब जाना। अब ए लगा हुआ है तो एंटरटेनमेंट आप सोच भी नहीं सकते, खैर यहां भी है, इसलिए न ऑप्शन ए होगा न सी होगा। फन, जब बट लगाए तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव आप लिख नहीं सकते, इसलिए स्पोर्ट लिखें। यह एक स्पोर्ट होता है, खेलने वाले के लिए स्पोर्ट है, देखने वाले के लिए वह एंटरटेनमेंट है। वी मस्ट डैश एक्टिविटीज such as indoor games, card playing, dice, 10-pin bowling, even amateur theatricals, because the point of all this is that we are providing our dash amusement. हमें we must dash activities such as, हमें इस तरह के एक्टिविटीज को डैश करना चाहिए, किन किन को, जैसे इंडोर गेम्स, कार्ड प्लेइंग, डाइस, 10 पिन बॉलिंग,
इवन यानी अमेच्योर थिएट्रिकल्स, इन चीज़ों को हमें डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सक्लूड कर देना चाहिए, एक्सपेल कर देना चाहिए। एमोंग, तो मस्ट के बाद एमोंग और बिटवीन तो लगेगा ही नहीं, मस्ट के बाद वर्ब वन चाहिए। एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़ देना, इंक्लूड मीन्स होता है मिला लेना, एक्सपेल मीन्स होता है बहिष्कृत कर देना, क्लास इत्यादि से, परीक्षा में से किसी को निकाल देना, वंचित कर देना। यहाँ एक्सक्लूड होगा, यानी एंटरटेनमेंट में इन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये जो घर के भीतर होने वाले खेल हैं, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग आवर डैश अम्यूजमेंट, वी आर प्रोवाइडिंग आवर डैश अम्यूजमेंट, टू बी एंटरटेन्ड वी मस्ट बी कंटेंट टू लुक एंड टू डैश। अगर हम वास्तव में एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो हमें अवश्य कंटेंट हो जाना चाहिए देखने में और डैश में। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, यह एडजेक्टिव है, संतुष्ट। अब आप कहेंगे ये किताबों में तो कंटेंट होता है, उसे कंटेंट्स कहते हैं, कंटेंट्स। तो यहां इस पैसेज में कहा जा रहा है ना कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप प्ले कर रहे हैं, तो आपका वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वह आपके लिए स्पोर्ट है। लेकिन एंटरटेनमेंट उनके लिए है जो उसे मजा ले रहे हैं देख करके। यानी वी आर प्रोवाइडिंग आवर डैश अम्यूजमेंट, हाँ यहां भी चॉइस अम्यूजमेंट, ओन अम्यूजमेंट, प्रेफर्ड अम्यूजमेंट, एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव मतलब होता है एकमात्र, ओन, प्रेफर्ड, चॉइस। अच्छा, चॉइस अम्यूजमेंट तो आप सोच भी नहीं सकते। वी आर प्रोवाइडिंग आवर ओन अम्यूजमेंट, यहाँ एम्फेसिस की कोई जरूरत नहीं, इसलिए पर जैसे ये जो एम्फेटिक एडजेक्टिव है यह भी सुटेबल नहीं होगा। प्रेफर्ड किसी से तुलना होती तब लगाते, तो हम एक्सक्लूसिव का यूज करेंगे। एक्सक्लूड का एडजेक्टिव होता है एक्सक्लूसिव और मीनिंग बदल जाता है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है विस्तृत और एक्सक्लूसिव मतलब होता है एकमात्र, उसके अलावा कोई और नहीं। टू बी एंटरटेन्ड वी मस्ट बी कंटेंट टू लुक एंड टू डैश। एंटरटेन्ड होने के लिए वी मस्ट बी कंटेंट, हमें संतुष्ट होना होता है देख करके और डैश करके। एंड देख करके और डैश, तो एक्टिवली अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो वहां आपको लिसन का यूज करना है, और यूं ही कोई चीज सुनाई पड़ जाए तो वह हियर है, यानी यहां आप लिसन यूज करें क्योंकि यहां लुक है देखने के लिए, तो यहां पर लिसन सेलेक्ट किया जाएगा। 25 का आंसर डी होगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है सेट 18 का एक्सप्लेनेशन। अगले क्लास में सेट 19 मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो शेयर करें, कुछ अच्छे कमेंट्स लिखें। थैंक यू सो मच।